अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक, परफेक्ट कंपटीशन या प्योर कंपटीशन। किसी कई बुक्स में परफेक्ट एंड प्योर कंपटीशन को सेम कंसिडर किया गया है, लेकिन कुछ बुक्स में इनकी डिफरेंशिएट, इनकी कुछ कंडीशंस के अलावा डिफरेंशिएट किया गया है। मेजर दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, सिवाय इसके कि कोई फ्यू डिफरेंसेस इनमें एग्जिस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स। बट अभी हम यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग टू दोज बुक्स जो इन्होंने सेम कंसिडर किया, हम भी इसको सेम कंसिडर करके ही चल रहे होंगे। सो अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी परफेक्ट में की या प्योर कुछ एक भी वर्ड लिखा हो तो इट्स मीन कि हम दोनों के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमारे पास जनरली 4 टाइप्स की मार्केट्स होती हैं। ये आपके पास बेसिकली टाइप ऑफ अ मार्केट है प्योर परफेक्ट कंपटीशन, यानी जो हमारे पास हमारी इकोनॉमीज में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मार्केट्स होती हैं, इनमें से ये आपकी एक टाइप ऑफ मार्केट एग्जिस्ट करती है। हमारे पास जनरली 4 टाइप्स की होती हैं, जिसे हम प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। किसी को सेकेंडली हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कह रहे होते हैं, या ओलिगोपोली, या फिर प्योर मोनोपोली कहते हैं इसे। प्योर या परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास आ जाता है कि आपके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, इनमें आइडेंटिकल गुड्स मौजूद होती हैं, यानी एक गुड्स दूसरे की एग्जैक्टली कॉपी रहती है, उनमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा होता। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स में या उनको जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो बहुत एग्जैक्टली आइडेंटिकल गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनमें किसी किस्म की भी ब्रांडिंग नहीं होती, उनमें कोई क्वांटिटी या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफ्रेंसिएशंस नहीं होती, बिल्कुल आइडेंटिकली सेम रहती हैं। जैसे अगर हम वेजिटेबल्स की, एग्रीकल्चर की गुड्स की बात करें कि हमारे पास एक अगर हम अनियन देख रहे हैं या एक पोटैटो देख रहे हैं, तो बिल्कुल दूसरे पोटैटो से आइडेंटिकल सेम रहता है, उसमें कोई भी फ्लेवर में या टेस्ट में या उसकी क्वालिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ फर्म्स की एंट्री एंड एग्जिस्ट करना बहुत आसान रहता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं रहती है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि आपके पास जो इंडस्ट्री ने मार्केट की प्राइस एक उस प्रोडक्ट की फिक्स की गई होती है, हम वही प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे जो फर्म्स हैं इनकी अपनी प्राइस की चेंजेस नहीं कर सकती हैं। जबकि हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है, इसमें हम कहते हैं कि ये आपके पास लार्ज नंबर ऑफ सेलर इसमें होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गुड्स होती हैं वो डिफरेंशिएटेड गुड्स होती हैं, यानी आइडेंटिकल गुड्स नहीं होती, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर सकती होगी। ये आपके पास नॉन प्राइस कंपटीशन को वाइड स्प्रेड कर सकते हैं। सेलिंग के लिए अपनी गुड्स की डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस के हम कंसिडर कर रहे होते हैं। इसका मतलब अगर आपने मार्केटिंग का आपका कॉन्सेप्ट है, तो ये एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कंज्यूम फर्म्स अपनी प्रोडक्ट को हायरली क्वालिफाइड शो करने के लिए या दूसरी अपनी कंपिटेटिव फर्म से डिफरेंशिएट शो करने के लिए उसकी कुछ क्वालिटीज़ में, उसका ब्रांडिंग में या उसकी कस्टमर सर्विसेज डिफरेंशिएट करते हुए एडिशनली प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी प्रोडक्ट दूसरी किसी प्रोडक्ट के साथ से कंबाइन ना करे और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रह सके। यहाँ पर भी हमारे पास एग्जिट एंड एंट्री करना आसान बात रहती है, आप इजीली एंटर या एग्जिट कर सकते होंगे। देन हमारे पास आ जाते हैं मोनोपोलिस्टिक कम्पिटेटिव फर्म्स में। आपके पास प्राइस का इनके ऊपर इतना ज़्यादा स्टिल इनके पास कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपटीशन यहाँ पर फर्म्स के पास कंट्रोल रहता है, फर्म्स इजीली कंट्रोल कर सकती होंगी यहाँ पे। देन हमारे पास गोपली आ जाती है। ये हमारे पास उसकी कंपैरिजन में लेसर सेलर्स होते हैं, इनमें कुछ स्टैंडर्डाइज्ड भी हो सकती हैं और यानी आइडेंटिकल भी हो सकती हैं और डिफरेंशिएट भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इन फर्म्स के डिसीजंस में, आपके राइवल्स में या आपके कंपिटेटर्स में, या आपके पास जो हम कहते हैं कि उनके सब्सिट्यूट्स जो अवेलेबल होते हैं, उनके डिसीजंस यहाँ इस मार्केट में मैटर करते हैं, उनके डिसीजंस की वजह से यहाँ पर फ़र्क आ रहा है। एंड लास्टली यहाँ पर आपके पास की जो डिसीजन होती हैं इनकी प्राइस की सेटिंग में से, जैसे हमने बात की कि अफेक्ट करते हैं, इसी इनकी प्राइस की डिसीजंस भी एक दूसरे के साथ अफेक्ट कर रही होती हैं। और लास्ट हमारे पास आ जाता है प्योर मोनोपोली। प्योर मोनोपोली में आपकी एक ऐसी कंडीशन होती है जिनमें आपके पास ओनली सिंगल फर्म होती है या सोल सिंगल सेलर होता है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज का, जो कि हमारे पास जिसने इसमें एंट्री और एग्जिट्री ब्लॉक्ड रहती है, यानी जब वो एक ही सेलर है तो उसने बाकी तमाम किसी और ऑल्टरनेटिव अपनी कंपनी को या उनके कंपटीटर को आने से ब्लॉक किया गया होता है। जनरली ये अगर आप पाकिस्तान के केस में देखें तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल के तौर पे दी जा रही होती है यहाँ पर।
इसमें हमारे पास चूंकि ये सिंगल होता है, इसके कोई कंपटीटर नहीं होता, तो इसकी प्राइस के ऊपर भी फुली कंट्रोल रहता है। लोगों के पास इसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती हैं और इनकी यूनिक प्रोडक्ट होती है। सो इसकी प्राइस को वो अपनी चॉइस की प्राइस के ऊपर लोगों को बाउंड होते हैं कि लोग उसकी प्राइस को फॉलो कर सकें। आज जो हम देख रहे होंगे, आज हम प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन को हम देख रहे हैं अपनी इस एग्जाम्पल में। यही उसके अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशंस देखी थी, यही हम अपनी डेफिनेशंस को यहाँ पर भी एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं इनको डिटेल से। वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, यानी बहुत सारे आपके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी शॉप से या कहीं से भी परचेस कर रहे हो, उसका कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा होता, सबकी जगह सेम प्राइस होती है। आपके पास एंट्री और एग्जिट्री आसान होती है, और दो कि हम इसका कोई थोड़ा सा रूल है वो हम आगे जाके देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एंटर करना इस फर्म इंडस्ट्री में और एग्जिट करना ज़्यादा आसान होता है। आपको कोई भी लीगल या बाउंडिंग इस पर नहीं अप्लाई होती है। सेलर के पास प्राइस में कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, जिसे हम कह सकते हैं कि यह आपके पास आपकी कोई नॉन प्राइस कंपटीशन इस तरह के रहते हैं कि सेलर अपनी प्राइस को इंक्रीज करने के लिए यूनिक सेलिंग करता है या डिफरेंट अपनी एक्सलेंट सर्विसेज या कोई और चीज़ें या अपनी प्राइस प्रोवाइड करता है ताकि आप उसकी कंपटीशन को वो फॉलो कर सके। प्योर कंपटीशन आपके पास एक हमारे पास इस बेसिक पॉइंट होता है जिसे हम स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। सो कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं इनमें, तो वो अपनी प्राइस पे इतना डिपेंड नहीं कर सकता है कि वो प्राइस के साथ उसको कोई भी चेंजेस कर सके, वो प्राइस का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे अब हमने ये वन बाय वन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल्स हैं कि हमने वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मौजूद होते हैं। सो आपके पास आप चाहे सेलर 1 से ख़रीदें या सेलर 2 से ख़रीदें, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत आसानी से अपनी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और उसके साथ किसी भी शॉप से परचेज या कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स रहती हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट होती हैं, इनकी कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती हैं इसमें। सो आपके पास यहाँ से भी ये फर्म में नॉन प्राइस कंपटीशन में शामिल रहते हैं, यानी अगर फर्म वो ए से ख़रीदे, फर्म बी से ख़रीदे या फर्म सी से ख़रीदे, देयर इज़ नो डिफरेंस कि हमारे पास कोई इनकी प्रोडक्ट की डिफरेंस या उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई चेंज आ सके। प्राइस टेकर्स होते हैं, विच मीन्स कि आपकी जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड की गई है, आप उसी से ही ख़रीद रहे होते हैं और आप उस पर ही बाउंड होते हैं कि कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारे पास 100 ऑफ उसकी अल्टरनेटिव ऑप्शंस मौजूद हैं, तो कोई भी शख्स, अगर मैंने अपनी प्राइस उस प्रोडक्ट की प्राइस $3 रखी है और मार्केट में वो $2 पे अवेलेबल है, या उसकी प्राइस अगर ₹10 है किसी जगह पर मार्केट में और मैं इसे ₹15 में बेच रही हूँगी, तो कोई भी मेरी शॉप से नहीं खरीदेगा, क्योंकि मेरे इतने ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं कि जो उसके लेसर प्राइस पे दे रहे हैं। हर कोई कंज्यूमर उसकी लेसर प्राइस वाली जगह से ही खरीद रहा होगा। इसे अगर मैं इसके वाइस वर्सा सिचुएशन देखूं, यानी उसकी प्राइस $2 है और मैं उसे $1 पे सेल कर रही हूँ, या उसकी प्राइस ₹15 है और मैं उसे $10 पे बेच रही हूँ, तो मेरी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी सारे प्रोसेस में मेरे पास इतनी ही अमाउंट आ रही होगी कि मैं उसको अपना लॉस करके या अपना प्रॉफिट श्रिंक करके मैं उसे $1 पे या $10 पे शेयर सेल नहीं कर सकती होंगी। सो हमारे पास प्राइस टेकर्स है, यानी आई हैव टू फॉलो, अगर मेरा कोई बिजनेस है उस प्रोडक्ट का, तो मैं उतनी ही अमाउंट पे सेल कर रही होंगी जितनी मेरी मार्केट की या जितनी उस फर्म की इंडस्ट्री की प्राइस चल रही है, करंटली प्रिवेल की जा रही है। इसके अलावा एंट्री एंड एग्जिट्री आसान है कि इसमें कोई भी लीगल या टेक्नोलॉजिकल या फाइनेंशियल ऐसे ऑब्स्टिकल्स नहीं होती हैं, कोई प्रोहिबिशन नहीं होती, बहुत आसानी से इसमें एंट्री या एग्जिट कर सकते होंगे। सो ये हमारे पास, अगर हम इसकी डिमांड कर्व की बात करें, तो ये हमारे पास इसका डिमांड कर्व बन रहा होता है, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व, यानी बिल्कुल सेम उसी तरह से इसकी कोई प्राइस है, कोई क्वांटिटी है जिसमें हमारा डिमांड एंड सप्लाई मीटअप कर रही होती है। सो अगर जब हम देखें तो हमारे पास इसकी फर्म की अगर हम देखें तो फर्म की डिमांड में उसकी मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और उसकी प्राइस एग्जैक्टली सेम रहती है, चाहे आप कोई भी क्वांटिटी को परचेज कर सकें हो। सो इसलिए ये इसके स्ट्रेट लाइन से ग्राफ बन रहा होता है। अब हम देखें तो ये फ्यू कॉन्सेप्ट हमारे प्रीवियसली लेक्चर के हैं, आप वहां से जाके इसका डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और अबव आई बटन में भी मिल जाएगा, वहां से लेक्चर कॉस्ट थ्योरी का देख सकते हैं, जिसके पे हमने फुली एक्सप्लेन किया गया है इसकी डिटेल को। सो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका कर्व है, जो हम अपनी टोटल रेवेन्यू का लेक्चर हमने वहाँ पर थोड़ा सा देखा था, और मार्जिनल रेवेन्यू के साथ हम इसको देख सकते हैं कि फर्म का किस तरह से बिहेवियर शो कर सकता है। ये उसकी प्राइस गिवन है, हमें पता है कि ये परफेक्ट या प्योर कंपटीशन है, तो हर दफ़ा इसकी प्राइस बिल्कुल सेम है हर केस में। क्वांटिटी हम कुछ भी इसकी डिमांड कर लें, प्राइस इसकी हमेशा उतनी ही रहेगी।
सो रेवेन्यू कितना है, हमने इसकी रेवेन्यू को कैलकुलेट कर लिया है, यानी हमने कहा कि 0 मल्टीप्लाई बाय 131, यानी हमने इसकी प्राइस में देख लिया कि P तो मल्टीप्लाई बाय इसकी क्वांटिटी, सो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू का कॉलम आ जाएगा। देन हमने यहाँ से देख लिया कि ये 131 मल्टीप्लाई बाय 2, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 262 रुपीज़। इसी तरह से हमने टोटल रेवेन्यू का सारा कॉलम कैलकुलेट कर लिया है, और इसका हमने मार्जिनल रेवेन्यू का हम चेक कर रहे हैं, तो हमने अपने इसका मार्जिनल रेवेन्यू की डिफरेंस हमने हासिल कर लिए कि हम दिस माइनस दिस का डिफरेंस देख रहे हैं, उसको डिवाइडेड बाय अपनी इतनी क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है, हमने उसके साथ से कैलकुलेट कर लिया है। और अगर हम यहाँ इसका एग्जैक्ट देखें तो हम देख रहे होंगे कि आपके पास आ जाएगा 131 माइनस 0 क्या हमने पहले केस के लिए, और इसको हमने डिवाइड कर लिया, बल्कि हम इसे अपनी नेक्स्ट की ही एग्जांपल के साथ देख लेते हैं ताकि हम इसे इजीली अपने केस 2 के लिए हम आसानी से इसको देख सकते हो। हमारा जो केस 2 है, यानी हमने इसको देखना है, अब हम देख रहे हैं अपनी सेकंड केस के लिए, यानी जो हमारे पास आ रहा है दिस वैल्यू के साथ, हम इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि ये हमारे पास किस तरह से आई है। ये मार्जिनल रेवेन्यू हमने कहा है कि हमने लिखा कि 262 माइनस 131, इसको मैंने डिवाइडेड बाय कर लिया है 2 माइनस 1 के साथ, सो मेरा आंसर 131 ईच एंड एवरी केस के लिए यही आंसर आ रहा होगा। अब हमने अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने इसका ग्राफ देखा है कि ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। वो ये इसलिए कि हमने पहले देख ली कि ये इसकी फिक्स होती है क्वांटिटी, सो इसकी स्ट्रेट लाइन बनती है। ये हमारे पास एक अपवर्ड स्लोपिंग का टोटल रेवेन्यू का ग्राफ बन रहा है। ये आपके पास इतना स्ट्रेट लाइन के क्यों ग्राफ है टोटल रेवेन्यू का, उसकी रीज़न ये होती है कि ये एक स्ट्रेट एक फिक्स क्वांटिटी छोड़ रहा होता है, यानी हर बार अगला यूनिट में सेम आंसर हमारे पास वो लीव कर रहा है, तो इसलिए इसका एक डिफरेंस भी है, वो भी हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के तौर पे ही आ रहा है। यानी अगर इंक्रीज 5 यूनिट्स का इंक्रीज है, तो ईच एंड एवरी टाइम हमारे पास 5 यूनिट का ही इंक्रीज होगा हर केस में, सो इसलिए कि स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पर। देन अब जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस कि कंपनी या फर्म्स अपना वो पॉइंट हासिल करती है जहां से वो अपना हायर प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट को अटेन कर सके। हमें ये पता है कि ये प्राइसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करके अपना प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकती, रादर ये अपने आउटपुट को कंट्रोल करके अपना प्रॉफिट हायर या लेसर हासिल कर रही होती हैं। सो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की दो अप्रोचेज होती हैं, जिसे हम एक टोटल अप्रोच और एक मार्जिनल अप्रोच कहते हैं। हम पहले टोटल अप्रोच के साथ देखेंगे कि प्रॉफिट किस तरह से अर्न होता है, और फिर हम अपनी मार्जिनल अप्रोच के साथ कहेंगे। ये उसके कुछ रूल्स हैं जिसे हमने याद रखते हुए फॉलो कर रहे होंगे कि हमें जो प्रॉफिट अर्न करना होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम देख रहे होते हैं कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करने से हमारे पास प्रॉफिट आता है, और जो हमारा पहला रूल होता है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ये हमें प्रॉफिट अर्निंग का पहला हमारे पास रूल्स आने। ये हमने कुछ इसकी प्रीवियस लेक्चर से हमने दो चीज़ों को नोट कर लिया ताकि हम अपनी आगे की डेफिनेशंस के साथ साथ देख सकें। सो अगर हम करें कि एक दफ़ा टोटल रेवेन्यू जो है वो हम अपना हमने डिटेल में भी देख लिया था, लेकिन वंस अगेन टोटल रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है, टोटल रेवेन्यू को हमने जो कैलकुलेट करना होता है, ये हम देखते हैं कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय उसकी क्वांटिटी के साथ करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू का आंसर आता है। और टोटल कॉस्ट हमारे पास होती है, टोटल कॉस्ट की हमने डेफिनेशन यहाँ से देख ली है दोनों चीज़ों की। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास एक फिक्स्ड कॉस्ट के साथ और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के साथ बन के कम्बिनेशन के साथ बनता है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट जो हमें हर सूरत में देनी है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो हमें अकॉर्डिंग टू आउटपुट हमारे पास इन चेंजेस आ रही होती हैं उसकी कैलकुलेशन में। दोनों फॉर्मूले यहाँ पर आपके पास स्लाइड में नीचे मौजूद हैं, आप इसके साथ इसको देख सकते हैं। प्रॉफिट मींस के टोटल बिजनेस इसका, यहाँ पर जब कभी हम प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि आपके पास उसके ऑल्टरनेटिव बिजनेस के कंपैरिजन में वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है या उसका लेसर प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर उसके कंपैरेटिव या उसके कंपैरेटिव में जो भी बिजनेस अवेलेबल उससे ज़्यादा कर रहा है तो हम उसे प्रॉफिट कहेंगे, और अगर हमारा प्रॉफिट उस कंपनी के कंपैरिजन में लेसर है तो हम उसको हम लॉस कह सकते हैं इस कंडीशन में। अब हम अपना टोटल अप्रोच से अपना ग्राफ बनाना देख रहे हैं। सो सबसे पहले हमारे पास हमने देख लिया कि आपके पास कौन सी दो पॉइंट्स को हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के साथ देखते हुए हमने अपने प्रॉफिट की मैक्सिमम अप्रोच को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने टोटल रेवेन्यू का ग्राफ बना लिया। ये हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग है और एक स्टैंडर्ड ग्राफ बन रहा है।
अब हमें पता है कि आपके पास प्रॉफिट के लिए हमें जो अदर कर्व चाहिए जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अर्निंग के लिए, वो टोटल कॉस्ट का कर्व है। सो हमने यहाँ पर टोटल कॉस्ट का कर्व बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस है या ये ब्रेक इवन पॉइंट पे। उसके लिए हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर ये वैल्यू जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे पास पॉजिटिव में रिजल्ट दे रहा है, यानी हमारा आंसर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करने से पॉजिटिव में आता है, तो वो हमारे पास प्रॉफिट है। एंड अदरवाइज हमारे पास ये लॉस का एरिया बन रहा है। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है, ये वाला पोर्शन जो आपके पास बन रहा है, इसमें हम देखें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट हमारी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, यानी टोटल कॉस्ट हायर है और हमारे पास रेवेन्यू लेसर अमाउंट का है। सो ये हमारे पास बन जाता है एरिया जो है, ये हमारे पास लॉस का एरिया है, यानी ये हम कंपनी यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करेगी। इसी तरह से हम यहाँ आ जाएँ तो यहाँ पर भी टोटल कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा है एंड टोटल रेवेन्यू हमारे पास कम है इधर, तो ये भी हमारे पास लॉस का एरिया बन रहा है। अब वो प्रोडक्शन किस एरिया में करेगा, वो प्रोड्यूस कर रहा होगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इस पोर्शन में, जहां हमारे पास टोटल रेवेन्यू हमारे पास ज़्यादा है। यानी यहाँ अगर इन दो पोर्शन के बीच में देखें, यहाँ पे हमारे पास टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट के, तो सो हमारे पास जो अपनी प्रोडक्शन इसी एरिया में कर रहा होगा, ये वाला एरिया हमारे पास उसके प्रॉफिट का बन रहा है, जिसे हम अपना प्रॉफिट के साथ सिंबल से शो कर सकते हैं। आपके पास ये जो दो पॉइंट है, यानी जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ टच करें, ये दो पॉइंट्स को हम ब्रेक इवन पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस है, जिसे या हम उसको ब्रेक इवन पॉइंट्स पे कह सकते हैं। हमें किसी भी ग्राफिकली मैक्सिमम पॉइंट को हासिल करने के लिए, यानी किसी अगर हमारे पास इजीली ग्राफ हो तो हम उसके आसानी से उसका मैक्सिमम पॉइंट देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे आ रहा है, हम उसके पैरेलल लाइन को चेक कर लें तो वो हमारे पास आसान होता है। बट जो नॉन लीनियर कर्व होते हैं, इसमें हमें मैक्सिमम पॉइंट किसी भी हासिल करना हो तो हमें यह पता है इस कॉन्सेप्ट के लिए कि हम अपने टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट हम इसे देख सकते हैं। कि टेंजेंट ड्रॉ करने का एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आपको डिफरेंट लेक्चर्स में टेंजेंट ड्रॉ करने का आपने पढ़ा होगा, या आपको किसी भी डिफरेंट लेक्चर से इजीली मिल सकता होगा। सो राइट नाउ हमने अपने टोटल कॉस्ट के कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू किस पॉइंट पे आ रहा है। सो हमने इसको एक और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो टोटल रेवेन्यू के ऊपर होगा, और दोनों ये जिस पॉइंट पर पैरेलल रहेंगे वही वाला पॉइंट हमारा मैक्सिमम इसका डिफरेंस होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम अपना, और यही पॉइंट हमारे पास ये टेंजेंट की जो वैल्यू आ रही है, यही वैल्यू हमारी मार्जिनल कॉस्ट की होगी और मार्जिनल रेवेन्यू की होगी। यानी ये जो टेंजेंट है ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू दे रहा है और ये वाला वैल्यू आपकी मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू दे रहा है। सो हमने ये दो पॉइंट्स देख लिए कि आपके पास ये जो एक मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है, यही हमारे पास इसका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, जिसे हम अपने देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो हमारा बन रहा है, ये जिसका हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है, ये डिफरेंस का पॉइंट हमारा मैक्सिमम डिफरेंस है। यानी यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो ये दो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी ये भी हमारे पास, अगर हम इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो भी ये पैरेलल है। सो अब अगर हमें इसकी करेक्ट कंडीशन चाहिए, इट्स मीन कि ये मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट एन इनफ कंडीशन फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। सो हमने ये देखना है कि इस टेंजेंट के क्रॉस करने के बाद क्या हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है। सो इसके अगला पॉइंट हमने कंपेयर किया जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कर्व हमारे पास एक दूसरे से इंक्रीजिंग ट्रेंड पे फॉलो कर रहा था। सो हम उस पॉइंट पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड पे, यानी अगर हम यहाँ देखें तो अब ये वाला जो पोर्शन है जिसे हमने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंक्रीज कर रहा है। सो ये वाला जो पॉइंट है क्यू स्टार का पॉइंट हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट को शो कर रहा है। सो ये जो दो कंडीशंस हैं इसको हमने हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास इन दो कंडीशन के बाद हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को देख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ पर देखा है नंबर 1 स्टेप में कि हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना टोटल रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ किया है। नंबर 2 पे हमने यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बनाया है। देन हमने अब ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना था कि सबसे पहले कि उसका प्रॉफिट का एरिया कौन सा है।
हमने ये प्रॉफिट की डेफिनेशन हमें पता है कि हमारे पास प्रॉफिट होती है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और अगर ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है तब ये हमारे पास प्रॉफिट का एरिया है, यानी हम यहाँ पर हमें ज़्यादा अर्निंग हासिल हो रही है। जो हमने दोनों लाइन को कंपेयर किया है यहाँ पर, तो हमारे पास पहले दो बिफोर ए के पोर्शन में और आफ्टर बी के पोर्शन में हमारे पास लॉस था, यानी टोटल कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू टोटल रेवेन्यू के लिए। सो ये दोनों हमारे पास लॉस के एरियाज हैं, और जहाँ पर एक दूसरे को कट करें वो 2 पॉइंट हमारे ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमने जब मैक्सिमम पॉइंट किसी भी नॉन लीनियर कर्व का हासिल करना होता है तो हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और हमने दोनों अपने कर्व के ऊपर डिफरेंस चेक करने के लिए उसकी दोनों लाइंस में टेंजेंट ड्रॉ किए। जहाँ पर वो दोनों पैरेलल थे वहाँ हमने उसका टेंजेंट का मैक्सिमम पॉइंट ले लिया और वो क्यू स्टार का बन रहा है। यहाँ पर इस करंट एग्जाम्पल में हमने एक और एक चीज़ भी देखी कि क्यू डबल स्टार वाला भी पॉइंट है जो कि सेम सिचुएशन दे रहा होता है। सो हमारे प्रॉफिट की जो अदर कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, कि हम मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट के बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करें, तो वो हमारे पास इस स्टेज पे कंडीशन अबव आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेज थी वो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट की स्टेज आ रही थी। यहाँ से आपने देख लिया, ये इसके एक एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल को आप इस तरह से देख के कर सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट कर सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सारी की सारी चीज़ें गिवन है हमें टोटल कॉस्ट। इसके हेल्प से आप टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और हमारे पास हम इसकी कैलकुलेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकते होंगे। पॉज दिस वीडियो है एंड आप पहले ये चीज़ें कैलकुलेट करें और फिर हम आगे का देखते हैं। अब हमने यहाँ पर इसका ये सोल्यूशन है, यहाँ पर हमने चीज़ें सारी कैलकुलेट कर ली हैं, हमें प्राइस गिवन थी, हमने उसकी क्वांटिटी के साथ कैलकुलेट कर लिया है। हमारे पास टोटल रेवेन्यू हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया हमने वो देख लिया, टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों देख ली। अब हमारे पास यहाँ हमने इसकी प्रॉफिट की फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास प्रॉफिट हम कैसे देख सकते हैं। हमने देखा कि जहाँ पर हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट आ रही थी वो पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी ये वाला पॉइंट हमने कहा कि हमारे पास प्रॉफिट का है। यानी यहाँ पर कौन सी कंडीशन हमारे पास पूरी हो जाती है, हमने यहाँ से कंडीशन देख ली कि ये एम सी इक्वल्स टू एम आर मार्जिनल रेवेन्यू वाली कंडीशन हमारे पास इस पॉइंट पे पूरी हो जाती। लेकिन साथ ही साथ हमने दूसरी कंडीशन भी देखी कि जिसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, यानी एम सी हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड पे। सो यहाँ पर भी 30 था और हमारे पास दूसरे पॉइंट पे भी 30 था। सो हमने यहाँ पर देख लिया कि जिसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है वो वाला पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है। सो यह हमारे पास इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट होगा। सो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें अपनी प्रीवियसली डेफिनेशन के साथ इसे रिकैप के लिए हमने यहाँ पर रखी गई हैं, कि आपको प्रीवियसली लेक्चर्स में डिटेल हमने देख ली थी। सो हमने यहाँ पर इस चीज़ की हमने अब अपनी अगली अप्रोच पे आ रहे हैं जो कि हमारे पास है मार्जिनल अप्रोच। मार्जिनल अप्रोच में हमारे पास जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए उसकी कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होंगी, कि हमने टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रेवेन्यू की कर ली है, हमने टोटल रेवेन्यू की हेल्प से एवरेज रेवेन्यू को फाइंड आउट कर लिया है, और मार्जिनल रेवेन्यू को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। हम ये एग्जांपल आपकी सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही के लिए है, यानी ये आपके पास प्योर कंपटीशन या आपके पास परफेक्ट कंपटीशन ही के लिए हमारे पास आ रही है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये आपके पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी करंट जो हम एग्जांपल देख रहे हैं प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन ही के लिए हमारे पास लागू होती हैं, ये एप्लीकेबल है। मैं अब अपना मार्जिन अप्रोच के साथ प्रॉफिट को हासिल कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर अपने पास सबसे पहले मुझे ये पता है कि मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रॉफिट मेरे पास इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के। सो मुझे मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप का आइडिया है, मैंने सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट की ड्रॉ कर ली है। अब ये किस पॉइंट पर मेरी मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल आ रहा है वो मेरे पास पॉइंट आ जाता है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है। ये हमने प्रीवियसली कैलकुलेशन के लिए देख लिया था कि हमारे पास चूँकि ये प्योर कंपटीशन है तो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू ये सारी की सारी सेम चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे पता है ये मैंने यहाँ से पॉइंट को हासिल कर लिया। अब मैं ग्राफिकली मैं किसी भी एरिया का फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये एक स्क्वायर बॉक्स बन गया है, मुझे पता है कि किसी स्क्वायर एरिया का मैंने फाइंड करना हो तो मैं उसका लेंथ इनटू विड्थ करके आसानी से उसका एरिया देख सकती होंगी। किसी एक भी स्क्वायर बॉक्स को अगर मैंने एरिया फाइंड आउट करना हो तो यहाँ से मुझे पता है कि टोटल रेवेन्यू मेरे पास उसका क्या फॉर्मूला आता है। तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सो इसको मैंने फाइंड आउट करने के लिए
जब मैं करूँगी तो ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी गिवन है, यहाँ से मुझे इसकी टोटल प्राइस पता चल रही है। इसके हेल्प से मुझे ये पता चल गया कि ये मेरे पास जो होल एरिया है ये मेरे पास टोटल रेवेन्यू का एरिया बन रहा है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में जो चीज़ चाहिए होगी वो मुझे चाहिए कि जी यानी ब्लू वाला एरिया जो है ये मेरे पास आप टोटल रेवेन्यू का एरिया शो करता है। अब मुझे प्रॉफिट अर्निंग के लिए टोटल कॉस्ट चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर तो टोटल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, सो हम अपनी टोटल कॉस्ट को जो हासिल कर रहे होंगे हम अपनी इस ACT के फॉर्मूले के तहत हम अपना इजीली टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें ये पता है कि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम अपनी डिफरेंट चीज़ों से इसकी इनक्वालिटीज़ को एडजस्टमेंट करते हुए हम एक वैल्यू को इजीली हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने Q को अपनी दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर दिया है, सो ACT मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया कि हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व सम व्हाट इस तरह का मौजूद होता है। सो हमने ACT का कर्व ड्रॉ कर लिया। अब हमें यह पता है कि अगर किसी भी हमने P वैल्यू के पैरेलल चेक करना हो तो हम उसकी प्राइस को आसानी से देख सकते हैं उसके Q स्टार को एक्सटेंड करते हुए। सो सिंपली हमने Q स्टार के पैरेलल वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, यानी यहाँ से मैंने देख लिया कि इसके पैरेलल मेरे पास प्राइस की क्या वैल्यू आ रही थी, वो मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर ली है। हमें अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि ये यहाँ से मैंने नोट कर लिया कि ये Q स्टार से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये मेरे पास ACT की वैल्यू बन रही है यहाँ पर प्राइस की। सो अब जो मेरे पास बन रहा है यानी जो ये ग्रीन वाला एरिया है जिससे मैं यहाँ पर हम अपना एक डार्कर ब्लू शेड से इसको मैंने कर दिया, ये एरिया हमारे पास टोटल कॉस्ट का आ रहा है। टोटल प्रॉफिट में हमने किस तरह से देखते हैं कि प्रॉफिट हमारे पास क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट हमारे पास होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट से हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यानी मैं इस बड़े वाले ब्लू पोर्शन से ग्रीन वाला पोर्शन को माइनस कर दूंगी तो जो रिमेनिंग पोर्शन बनेगा वो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर देखना है कि क्या ये प्रॉफिट है, क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट है या लॉस का है। हमने यहाँ पर इस शेप से देख लिया कि हमारे पास रेवेन्यू के पोर्शन में से हमारा टोटल कॉस्ट का पोर्शन छोटा था, तो ये मेरे पास जो एरिया बन रहा है आपके में, ये मेरे पास एरिया प्रॉफिट का एरिया बन रहा है जिसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है। सो ये हमारे पास प्रॉफिट का शो करता है। नेक्स्ट देख सकते हैं ये इसका एक्चुअल ग्राफ है, वहाँ हमने ड्रॉ किया था, ये इसका ग्राफ की पिक्चर आप इससे देख सकते हैं कि ये आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया है, यानी ये जो हमारे पास बन रहा है ये आपके प्रॉफिट का एरिया को शो करता है, तो इट्स मीन ये हमारे पास प्रॉफिट है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स याद रखना है कि ये इसके ऑल्टरनेटिव बिजनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट शो कर रहा है। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये एक ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन है। वही सारी लॉजिक है कि सबसे पहले हमने अपना मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ करना है। हमने मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ करते हुए देख लिया है कि हमारे पास ये किस पॉइंट पर हिट कर रहा है, वहाँ से हमने इसकी टोटल रेवेन्यू की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद हमें टोटल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ किया है। इस करंट कंडीशन में टोटल कॉस्ट का एरिया और टोटल रेवेन्यू का एरिया बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी यहाँ पर करंट सिचुएशन जो हमारे पास बन रही है, हमारे पास टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट आ रही है। सो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट ज़ीरो है। इस केस में मींस कि ये इसी पॉइंट पर टच कर रहा है, दोनों का एरिया सेम है, तो ये आपके पास एग्जांपल आ जाती है नो प्रॉफिट नो लॉस की। देन अगर हम यहाँ से देख लेते हैं तो ये हमारे पास इसका लॉस का केस है। लॉस का केस अगर हम देख रहे हों तो लॉस के केस में हम देख सकते हैं उसी तरह से हमने सबसे पहले अपनी मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ कर ली है, देन हमने अपनी एवरेज कॉस्ट ड्रॉ की है। एवरेज कॉस्ट हमने देखा कि ये हमारे पास जो पोर्शन बन रहा था ये आपके पास टोटल रेवेन्यू का ये वाला पोर्शन था, जबकि टोटल कॉस्ट का पोर्शन हमारे पास ज़्यादा ह्यूज वाला पोर्शन टोटल कॉस्ट का बन रहा था, जिसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जांपल हम लिख के देखें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू कम और लेसर थी टोटल रेवेन्यू, और इसके हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास ज़्यादा हायर थी। सो इट्स मीन्स कि अगर हम प्रॉफिट के केस में देखें तो हमारे पास ये एक नेगेटिव में आंसर आ रहा होगा, माइनस में, क्योंकि टोटल रेवेन्यू कम और टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये वाला हमारे पास लॉस का केस बन जाता है इस केस में कि आपके पास ये लॉस आ रही है यहाँ से। सो आपको इस ग्राफिकल शेप्स याद होनी चाहिए ताकि आप किसी भी अगर आपके पास ऐसी कोई शेप्स आए तो उसके हेल्प से आप ये चीज़ें ड्रॉ कर सकते होंगे। अब फर्म्स के डिसीजंस किस तरह से करने होते हैं शॉर्ट रन में या शटडाउन का या एग्जिट का,
तो वो फर्म जनरली शॉर्ट रन में, यानी अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म पीरियड हो तो उसमें अपना, अगर उसकी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सारी की सारी डिसीजंस उसको उसके अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर रही होती, तो वो टेम्पररी शटडाउन का डिसीजन करती है, जिसके अंदर उसको अपनी फिक्स कॉस्ट हर सूरत में पे करनी होती है। अगर वो एग्जिट कर जाएगी लॉन्ग टर्म में, तब एग्जिट करने में उसकी, वो अपना पूरा बिजनेस को सेल आउट कर रही होगी, सो इस केस में उसको अपनी फिक्स कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी, वो किसी और को सेल आउट कर सकते होंगे। हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि एक एग्जांपल है जिसमें उसने कुछ चीज़ों की सेटिंग्स, वो प्राइसेस वगैरह पे कर रहे थे हम, और प्राइसेस पे करने में फॉर एग्जांपल अगर वो अपनी लैंड की, उसने करंट सीजन में अपनी प्रोडक्शन को फार्म की बंद कर रही है, सो उसे लैंड की रेंट की फिक्स्ड कॉस्ट हर सूरत में देनी है, उसकी प्रोडक्शन नहीं भी हो रही थी तो भी। सो दिस मीन्स कि जब वो अपनी प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो वो टेम्पररी तौर पे शट डाउन कर देता है, लेकिन वो अपनी फिक्स कॉस्ट लैंड की हर सूरत में दे रहा था। सो ये लैंड की फिक्स्ड कॉस्ट उसकी हम कह सकते हैं कि संक कॉस्ट है, जो कि आपके हर सूरत में आपने देनी ही देनी है, या आपने ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं उसकी कॉस्ट को। अगर वो इस बिजनेस को लीव करना चाहता है, एग्जिट करना चाहता है, तो वो फर्म को ऑल टुगेदर सेल आउट कर देगा, तो उसको किसी किस्म की भी लैंड का रेंट नहीं देना पड़ेगा। सो ये केस दोनों का डिफरेंस है एग्जिट एंड शटडाउन का। शटडाउन मीन्स कि वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को पे करता रहता है, एंड एग्जिट मीन्स वो अपनी तमाम चीज़ों को सेल आउट करता है, उस केस में उसको कोई भी कॉस्ट को पे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर इसके हम डिसीजन देख रहे हैं कि उस शटडाउन किस पॉइंट पे कर रहा होगा। यहाँ पर हमने देख लिया कि अगर उसका टोटल रेवेन्यू लेस देन वेरिएबल कॉस्ट है, तब हम उसको शटडाउन की एग्जाम कंडीशन आ सकती है, यानी टेम्परेरी तौर पे वो अपना बंद कर रहा है बिजनेस को। अगर मैं इसको टोटल रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय दोनों साइड को क्यू से कर रही हूँ, तो ये मेरे पास क्यू है, एंड देन मैं यहाँ पर अपने एवरेज कॉस्ट को भी डिवाइड कर रही हूँ क्यू से। तो मैं यहाँ देख सकती हूँ इसकी इनइक्वालिटी को एडजस्टमेंट करूँ तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू के। सो अब अगर ये मैंने से चेक किया तो ये मेरे पास क्यू से डिवाइड होके ये क्यू एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ प्राइस एग्जिस्ट कर रहा होगा। और वेरिएबल कॉस्ट को जब हम क्यू से डिवाइड करते हैं तो वो मेरे पास आ जाते हैं टोटल एवरेज कॉस्ट बन रही है। सो अब ये एग्जांपल अगर हम इसी का देखें तो तीनों एक ही सिचुएशन है। यहाँ पर सिंपली मैंने इसको सिंप्लीफाई करके मजीद लिख लिया है, यानी अगर इसकी प्राइस, हमारी प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट होगी तो ये कंपनी शट डाउन कर जाएगी। तीनों सेम सिचुएशन है, सिर्फ दो इक्वालिटीज को लिखने का डिफरेंट मेथड हमारे पास आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इसकी एग्जिट की बात करें, एग्जिट में लॉन्ग टर्म डिसीजन एग्जिट होता है। एग्जिट मींस कि वो ऑल टुगेदर अपने बिजनेस को लीव कर देगा। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी देख लिया था कि हमने अपनी टोटल रेवेन्यू अगर लेस देन टोटल कॉस्ट आ रही है, सो इट्स मीन कि ये हमारे पास एग्जिट करने की सिचुएशन है। ये दोनों साइड को हमने क्यू से डिवाइड कर लिया। सो अब हमारे पास प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू कर देते हैं हम इस साइड को, रेवेन्यू वाली साइड पर, तो हमने देखा कि ये क्यू कैंसिल हो गया है, और हमारे पास जब हमने टोटल कॉस्ट को हम डिवाइडेड बाय क्यू करते हैं तो ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाती है। सो हम तीनों सेम सिचुएशन वंस अगेन बन रही है कि आपकी अगर प्राइस लेस देन टोटल एवरेज कॉस्ट होगी तो आपकी कंपनी बिजनेस को लीव कर सकती है, उस इंडस्ट्री को। और अगर वो इसके साथ एडअप करना चाहे तो उसकी सिचुएशन है कि अगर उसके इक्वल हो जाएगी या प्राइस इसके हायर साइड पे चली जाएगी, तब वो न्यू फॉर्म इजीली एंटर कर सकती होंगी इंडस्ट्री में। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल है, कहीं हमें फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट की साथ में से आप कंपेयर करके देख सकते हैं अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए कि वो किस पॉइंट पे अपनी प्रोडक्शन कर रहा होगा और किस पॉइंट पे वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा होगा। अगर हम यहाँ चेक करें कि ये हमारे पास इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेंशन है और ये हमारे पास रेवेन्यू भी मौजूद है, और हम अपने शटडाउन डिसीजंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर कीप इन माइंड कि ये सिर्फ शटडाउन डिसीजन को देख रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम है। इस दोनों केसेस में हमने फिक्स्ड कॉस्ट को देख लिया है और यहाँ पर हमने वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर किया है। यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है एंड देयर इज़ नो वेरिएबल कॉस्ट, ज़ीरो थी। सो और हमने यहाँ पे देख लिया अपनी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट को। सो आप यहाँ पर एग्जैक्टली अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस पॉइंट में आपने को वो शट डाउन करेगा। टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि वो आपके ख्याल में किस पॉइंट पे वो अपना शट डाउन फॉर्म कर सकती होगी और किस पॉइंट पे वो कंटिन्यूएशन में रहेगी। हम यहाँ पर अब अपनी करंट स्लाइड में देख रहे हैं कि हमारे पास फर्म की शटडाउन या
एग्जिट का डिसीजन के बारे में हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन बिहेवियर में देख रहे हैं। यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन में कंपनी जिस भी स्टेज पर होगी वो अपनी उसी स्टेज पर एग्जिस्ट लेकिन रहेगी, वो वहाँ से मूव नहीं कर सकती। अगर वो प्रॉफिट के केस में है तो प्रॉफिट होगा, लॉस का केस है तो लॉस में, और अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट पे है तो ब्रेक इवन पॉइंट पे ही यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। हमारे पास अगर हम देखें कि अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं कि अगर वो प्रॉफिट में एंट्री या एग्जिट्री की परमिशन है, तो जब वो प्रॉफिट की केस में अगर हम बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्म्स में यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है एज़ कम्पेयर टू देयर ऑल्टरनेटिव बिजनेस में, तो फर्म्स यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगी। जब डिमांड्स की इनपुट ज़्यादा होगी, इनपुट की डिमांड इंक्रीज करेगी, आपकी इनपुट की प्राइसेस की कर्व, जो कॉस्ट कर्व हमारे पास आ रहा है, यानी उसका कॉस्ट कर्व अपर साइड पे डिमांड ज़्यादा होगी, इसका ये वाला कॉस्ट कर्व ऊपर साइड पे शिफ्ट होने लगेगा। इसी के पैरेलल जो ये हमारे पास प्राइस का कर्व है ये डाउन साइड पे शिफ्ट करेगा और अल्टीमेटली हम यहाँ पर इसकी ब्रेक इवन पॉइंट पे मूव कर जाएंगे। देन अगर इसका ये लॉस का केस है तो लॉस के केस में भी हमारे पास सिचुएशन हो जाएगी कि अगर यहाँ लॉस एग्जिस्ट कर रहा है, इंडस्ट्री से लोग मूव करना स्टार्ट कर देने, बाहर जाने हैं, तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, इनपुट की प्राइसेस भी डिक्रीज होंगी। एसीटी कर्व हमारे पास इसका ये जो कर्व है ये डाउन साइड पे शिफ्ट हो रहा होगा एंड ये जो प्राइस का कर्व है ये अपवर्ड शिफ्ट होगा और वंस अगेन हम अपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। सो ये हमारे पास यानी इन लॉन्ग रन में फर्म्स जनरली ब्रेक इवन पॉइंट पे ही रहती हैं। अभी जो हमने बात की, हमने बात कही कि अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो फर्म्स आपके पास प्रॉफिट में आने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा जिसके रिजल्ट में डिमांड ऑफ इनपुट्स की इंक्रीज हो जाएगी, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइसेस ऑफ इनपुट इंक्रीज होंगी, विच मीन्स के एसीटी कर्व हमारे पास अपवर्ड साइड पे इंक्रीज होने के लिए शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के पैरेलल जब हमारे पास प्राइसेस का कर्व में यानी ये ज़्यादा डिमांड होगी तो प्राइसेस हमारे पास डिक्रीज हो जाएंगी और तो प्राइसेस हमारे पास इस कर्व इसकी डाउनवर्ड साइड पे प्राइसेस निचली तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये वाला जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप हमारे पास बन रहा है प्राइसेस का, ये गैप हमारे पास कम हो जाएगा एसीटी कर्व और इसके गैप का, और ये गैप हम इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर लेंगे। इसी तरह से जब हम यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से भी सेम सिचुएशन होगी कि अगर इसकी लोग इंडस्ट्री छोड़ के जाने, डिमांड कम हो जाएगी, इनपुट की प्राइसेस हमारे पास लेसर होना शुरू हो जाएंगी, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, तो ये वाला गैप जो वंस अगेन ये गैप डिक्रीज हो जाएगा और हम यहाँ पर इसके इसी वाले पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो इन द लॉन्ग रन कंपनीज और फर्म्स जो है वो अपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे ही एग्जिस्ट कर रही होती हैं, वंस अगेन वो ब्रेक इवन पॉइंट पे वापस आ जाएंगी। सो दैट्स दी एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। होपफुल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।